हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी फार्मेसी इंडिया। सो हम ऑलरेडी लेक्चर 1 देख चुके थे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में और हम बात कर रहे थे कोलॉइडल डिस्पर्जन की और हमने लेक्चर 1 कवर कर चुके थे जिसमें हमने बात की थी मेनली कोलॉइडल डिस्पर्जन क्या होता है, कितने टाइप्स का कोलॉइडल डिस्पर्जन होता है और क्या होती है क्लासिफिकेशन। साथ ही साथ हमने देखा था जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। सो आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड्स के बारे में। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड्स, हम तीन तरह की प्रॉपर्टीज को देखने वाले हैं, आपकी स्क्रीन पर है। पहला है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या क्या देखने वाले हैं, हम बात करेंगे टिंडल इफेक्ट की, हम बात करेंगे अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की, हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की और हम बात करेंगे लाइट स्कैटरिंग की। और साथ ही साथ ऑप्टिकल मतलब देखने योग्य, और अब इसकी बात समझ में आ जाएगी कि हम इसको विजुअली भी देखकर बताएंगे और हम कहीं ना कहीं कॉलॉइड्स को हम ऑप्टिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसी के साथ मैं अब बात करूंगा काइनेटिक की। काइनेटिक की बात करके, काइनेटिक मतलब मोशन, कहीं ना कहीं मोशन की बात होगी कॉलॉइड्स की। सो इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, ब्राउनियन मूवमेंट की बात करेंगे, डिफ्यूजन की बात करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करेंगे, सेडिमेंटेशन की बात करेंगे और विस्कोसिटी की बात करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी आती है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हम भले ही थर्ड लेक्चर में देखेंगे, पर यहां पर हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस हम देखने वाले हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, स्ट्रीमिंग पोटेंशियल, सेडिमेंटेशन पोटेंशियल एंड डोनर मेम्ब्रेन इफेक्ट को हम देखने वाले हैं। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो चलिए शुरुआत करते हैं हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज से। व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिकल प्रॉपर्टी? देखिए, ये जो प्रॉपर्टी है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ये हमें मेनली बताएगी कि हमारे कॉलॉइड का शेप कैसा है, साइज कैसा है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है। सो यहां पर मैं बोल सकता हूं दैट दिस स्टडी हेल्प्स इन द ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द शेप्स, साइज, स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉलॉइड। सो यहां पर हम क्या यूज कर सकते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। देखिए, जहां पर ऑप्टिकल आ गया तो यहां पर कहीं ना कहीं हम कुछ देखने के लिए कुछ ना कुछ यूज करेंगे, जैसे कि हम सोर्स ऑफ लाइट को यूज करेंगे और रिजॉल्विंग पावर को यूज करके ऑप्टिकल सिस्टम की मेनली हम प्रिसीजन देखेंगे और यूजफुलनेस देखेंगे, जो कि हमें बताएगा उसका शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है या स्ट्रक्चर कैसा है। सो इसी को शुरुआत करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला आता है हमारा टिंडल इफेक्ट। देखिए, नाम से ही समझ रहे होंगे, हमने 12th क्लास में भी बहुत बार ये केमिस्ट्री में पढ़ा है। जॉन टिंडल ने मेनली इसको डिस्कवर किया था। अब मैं यहां पर क्लियर करूंगा दैट इट इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स विद द लाइट। मैं इसको आपको बहुत डायग्रामेटिकली, जब मैं आपको दिखाऊंगा इसका डायग्राम तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये एक बहुत सुंदर सा डायग्राम आपके सामने दिया गया है। इस डायग्राम से आप क्या समझते हैं, मैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन या इसका एक प्रिंसिपल बताने वाला हूं दैट व्हेन एन इंटेंस narrow beam of light is passed through the dispersion of colloids, its path is visible due to scattered light। अब यहां पर आपके सामने एक लाइट रख दी गई, लाइट को ऑन करके एक जगह पर रखा गया सॉल्यूशन, एक जगह रखा गया मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क, तो कहीं ना कहीं डिस्पर्जन है। तो देखिए, सॉल्यूशन में कुछ आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट में सॉल्यूबलाइज हो जाता है, सॉल्वेंट में, तभी तो सॉल्यूशन बना। तो अब इसमें से तो लाइट पास हो जा रही है, बट डिस्पर्जन में हमारा ये डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्स्ड फेज है, पार्टिकल्स हैं। तो ये जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल हैं ये हमारी लाइट से टकरा रहे हैं और जब इन पर लाइट पड़ रही है तो ये स्कैटर्ड हो रहे हैं। देखिए, स्कैटर्ड मतलब चमक रहे हैं और ये बता रहे हैं कि लाइट यहां से पास हो रही है। तो ये बोला गया टिंडल इफेक्ट में। तो इसी के साथ अब मैं यहां पर बताने वाला हूं कि जो लायोफोबिक सिस्टम है मेनली वो बहुत इंटेंस टिंडल इफेक्ट शो करता है मेनली, एंड सर्टेन लायोफिलिक सिस्टम
कुछ इफेक्ट्स दिखाते हैं और कुछ नहीं, बट लायोफोबिक जो कोलॉइड्स होते हैं मोस्ट इंटेंस दिखाते हैं। सो यहां पर टिंडल इफेक्ट आपको क्लियर हुआ। अब मैं इसी को आगे करने के लिए अब मैं यहां पर बोल रहा हूं दिस स्कैटर्ड बीम इज नोन एज टिंडल बीम। अब यहां पर इसको बोला गया टिंडल बीम, इसको बोला गया टिंडल बीम। तो यहां पर स्कैटर्ड जो हुई। नाउ नेक्स्ट इज, अब यहां पर आपके सामने एक डायग्राम और होगा। मैंने यहां पर एक चीज क्लियर की है, आपने देखा होगा जब आपके घर में कहीं पर विंडो से डेली रोशनी आ रही होती है तो कुछ इस तरीके का आपको पार्टिकल्स दिखते हैं, मतलब धूप आ रही है तो रोशनी में आपको पार्टिकल्स ट्रैवलिंग करते हुए दिख रहे होंगे। सो वो भी हमारा टिंडल इफेक्ट ही शो करता है। अब यहां पर इस चीज को मैं यहां पर क्लियर करूंगा दैट द सेम इफेक्ट इज नोटिस्ड व्हेन अ बीम ऑफ सनलाइट एंटर्स अ डार्क रूम थ्रू अ स्लिट when the beam of light becomes visible through the room। यहां पर बोला गया जब अंधेरे कमरे में सूर्य की रोशनी एंटर करती है किसी भी विंडो की तरफ से तो आपने देखा होगा पार्टिकल्स ट्रेवल करते हैं। सो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू दी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। वहां पर जो स्कैटरिंग हो रही है लाइट की पार्टिकल्स के थ्रू, क्योंकि डस्ट प्रेजेंट है एयर में तो उसकी वजह से स्कैटरिंग हमें देखने को मिल रही है। सो चलिए, आई होप हमने यहां पर टिंडल इफेक्ट को पढ़ लिया है। इसी के साथ अब हम आगे बात करते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। आखिरकार अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की जरूरत हमें कहां पर पड़ी? सबसे पहले मैं यहां पर बात करूंगा, देखिए जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं जिनको हमें ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से देखने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। मींस कोलॉइडल पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन विद एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। अब तो फिर हमने यहां पर क्या किया? अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का यूज किया। अब अल्ट्रा माइक्रोस्कोप किस प्रिंसिपल पर या किस सिद्धांत पर काम करता है, इस चीज को हम यहां पर समझ लेते हैं। चलिए, यहां पर आपको एक डेफिनेशन या प्रिंसिपल दिया गया है दैट व्हेन अ सेल कंटेनिंग अ कोलॉइडल डिस्पर्जन इज व्यूड थ्रू एन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड। यहां पर बोला गया ये आपके पास एक सेल है, इसके अंदर आपके पास कोलॉइडल डिस्पर्जन है। जब आप मेनली इसको किसके थ्रू देखोगे? इस पर जब आप लाइट डालोगे, अब यहां पर आपके पास डार्क बैकग्राउंड है। लेट सपोज ये डार्क बैकग्राउंड में रेड कलर का बता देता हूं, ये रेड कलर का बैकग्राउंड है। अब क्या होगा जब ये लाइट इस पर पड़ रही है तो ये कहीं ना कहीं एक शेडो ले लेगी और यहां पर इस डार्क बैकग्राउंड में आपको शेडो देगी, जिसकी वजह से हमें ब्राइट स्पॉट मिलेंगे अगेंस्ट द डार्क बैकग्राउंड। तो यहां पर हमें इमेज मिल जाएगी। अब इसको हम ऐसे पढ़ लेते हैं दैट व्हेन अ सेल कंटेनिंग a colloidal dispersion is viewed through an ultramicroscope against a dark background. This is your dark background at a right angle to an intense beam of incident light. The particle appear as bright spot against the dark background. So यहाँ पर हमें bright spot की तरह मिल जाएगा इस dark background पर। तो ये इस प्रिंसिपल पर और इस सिद्धांत पर हमारा अल्ट्रा माइक्रोस्कोप काम करता है। चलिए, अब यहाँ पर दिया गया है that ultra microscope is used in the technique of microelectrophoresis for measuring the particle image। ये कहीं ना कहीं आपका पार्टिकल इमेज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। नाउ चलिए, नेक्स्ट है अब हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। अब हमने अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी की बात करी, अब यहां पर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। आखिरकार इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या होता है, चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में देखिए कहीं ना कहीं हमारा जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है वो कभी कभी फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि लायोफिलिक जो कोलॉइड होते हैं वो कहीं ना कहीं अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी से रिजॉल्व नहीं हो पाते। हमें यहां पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स की जरूरत पड़ी फॉर द स्टडीइंग ऑफ कोलॉइडल डिस्पर्जन। यहां पर देख लेते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप आर समटाइम्स नॉट एबल टू resolve of some lyophilic colloids and hence electron microscopes are employed for studying the colloidal dispersion। चलिए, नाउ अब इसी में हम बात करते हैं मेनली जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप
होता है वो मेनली हमारा यूजफुल होता है, किसके लिए? जो कि हमें पार्टिकल्स की एक्चुअल पिक्चर देने में मदद करता है, जिसकी मदद से हम उसका साइज, उसकी शेप, उसका स्ट्रक्चर भी पता कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है, एडवांटेज मैं यहां पर बोलूंगा फायदा, दैट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हमें मदद करता है, एक पर्टिकुलर पिक्चर दे देता है जिसकी वजह से हमें साइज हम पता कर लेते हैं, शेप हम पता कर लेते हैं और स्ट्रक्चर भी पता कर लेते हैं। सो यहां पर हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखा। अब बात आती है लाइट स्कैटरिंग की। देखिए लाइट स्कैटरिंग में अगर हम स्टेटमेंट वाइज जाएं, जैसा कि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है लाइट स्कैटरिंग, तो कहीं ना कहीं स्कैटरिंग तो हो रहा है, कहीं ना कहीं स्कैटर तो हो रहा है। सो इसको देख लेते हैं। यहां पर बोला गया जब हम एक बीम लाइट की पास करेंगे एक कोलोइडल डिस्पर्जन से, सो कुछ लाइट एब्जॉर्ब होगी, कुछ स्कैटर्ड होगी एंड द जो बचेगी वो ट्रांसमिट होगी अनडिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू दी सैंपल। मैं फिर से इस बात को दोहराता हूं, यहां पर तीन चीज बोली गई। जब एक लाइट आप पास करोगे एक सैंपल से तो तीन चीजें होंगी। पहला, एक एब्जॉर्ब होगी, दूसरा आपका एक स्कैटर्ड होगा, तीसरा ट्रांसमिट होगी। तो ये तीन चीज आपको यहां पर देखने को मिल रही हैं। तो आपको ये समझ में आ गया है। नाउ सेकंड पॉइंट क्या कहता है? एब्जॉर्ब्ड लाइट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द हाईली कलर्ड नेचर ऑफ सर्टेन कॉलॉइड। अब इस चीज को समझिएगा, जो एब्जॉर्ब्ड लाइट है, जो ये वाली लाइट है, यही रेस्पॉन्सिबल रहेगी हमारे कलर के लिए। रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर्ड नेचर, कलर्ड नेचर बोला गया है यहां पर, ये चीज आप अच्छे से देख सकते हैं यहां पर, दैट द एब्जॉर्ब्ड लाइट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द हाईली कलर्ड नेचर ऑफ सर्टेन कॉलॉइड्स। सो नेक्स्ट यहां पर बोला गया, एग्जांपल दिया गया है, देखिए आपके सामने, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट गोल्ड क्लोराइड पार्टिकल्स एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डीप रेड कलर, सिल्वर पार्टिकल्स एब्जॉर्ब ब्राउन, वाइल सिल्वर आयोडाइड पार्टिकल्स एब्जॉर्ब लाइट ऑफ येलो कलर। मैं यहां पर क्लियर करूंगा, तीन एग्जांपल दिए गए हैं कि गोल्ड जो क्लोराइड पार्टिकल्स होते हैं वो डीप रेड कलर को एब्जॉर्ब करता है, और सिल्वर पार्टिकल्स जो होते हैं वो ब्राउन लाइट को एब्जॉर्ब करता है, वहीं पर सिल्वर आयोडाइड जो होता है उनके पार्टिकल्स आपका येलो कलर को एब्जॉर्ब करते हैं। सो यहां पर आगे बात करें, जो स्कैटर्ड लाइट है वही हमारा कोलोइडल डिस्पर्जन को टर्बिड बनाने में मदद कर देती है, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, द स्कैटर्ड लाइट कॉजेज द कोलोइडल डिस्पर्जन टू बी अपीयर टर्बिड। मतलब जो स्कैटर्ड लाइट है, अब यहां पर मैं क्लियर करूंगा, दो रूल्स आपको यहां पर समझ में आ गए बहुत अच्छे से, कि जो एब्जॉर्ब्ड लाइट है वो तो आपको यहां पर कलर दे रही है, और जो स्कैटर्ड लाइट है वो आपको टर्बिडिटी बता रही है। तो ये चीज क्लियर हो गई है। नाउ यहां पर नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है दैट लाइट स्कैटरिंग मेजरमेंट आर स्पेशली यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ एसोसिएशन कॉलॉइड्स। यहां पर बोला गया इस मेथड से हम साइज पता कर सकते हैं एसोसिएशन कॉलॉइड्स का, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट्स forming them, and also for studying the nature of proteins and natural and synthetic polymers. I hope light scattering हमारा यहां पर क्लियर हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करने वाले हैं काइनेटिक प्रॉपर्टीज की। देखिए काइनेटिक, अभी तक हमने बात की ऑप्टिकल की, ऑप्टिकल में कि हमने देखा, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की बात करी, इलेक्ट्रॉन की बात करी, टिंडल की बात करी, और हमने ये सब बात की, हमने पढ़ा वहां पर। अब यहां पर हम बात करते हैं काइनेटिक की। देखिए जब भी हम काइनेटिक की बात करेंगे तो मोशन की बात आएगी, तो ये काइनेटिक प्रॉपर्टीज की आखिरकार जरूरत क्यों पड़ी? तो सबसे पहले वो देखते हैं, ये हमें बताता है स्टेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम। मतलब द स्टडी ऑफ द काइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल डिस्पर्जन इज यूजफुल इन प्रिडिक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, की प्रिडिक्ट करने में, अनुमान लगाने में स्टेबिलिटी की, सिस्टम की मदद करता है। दूसरा, मॉलिक्यूलर वेट हम पता कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है स्टडिंग द ट्रांसपोर्ट काइनेटिक्स ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स। सो अब काइनेटिक प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी को पढ़ें?
इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी ब्राउनियन मोशन। अब जैसे ही हमने बोला ब्राउनियन मोशन, तो आपके माइंड में एक इस तरीके का जिगजैग मोशन आ गया है। मैं समझता हूं ये चीज आपने पढ़ी होगी। तो सबसे पहले हम इसको इंट्रोडक्टरी पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं। चलिए, अब ब्राउनियन मोशन में सबसे पहले ये रॉबर्ट ब्राउन ने ये प्रपोज किया था, ब्राउनियन थ्योरी और ब्राउनियन मूवमेंट की बात करूंगा मेनली ये। अब ब्राउनियन मोशन, रॉबर्ट ब्राउन ने बोला कि जो पार्टिकल हमारे 5 माइक्रोमीटर तक हैं, मैं उनके लिए अच्छे से ब्राउनियन मूवमेंट दिखा सकता हूं। ये बोला उन्होंने, एक लिमिट बता दी कि इससे बड़ा अगर पार्टिकल है तो दिक्कत होने वाला है। नेक्स्ट बात बोली कि थर्मल जो एनर्जी है वही हमारे पार्टिकल्स को मोशन में लाकर रखती है, थर्मल एनर्जी। अब ये एनर्जी कहां से आई, देखिए यहां पर मैं क्लियर करूंगा। जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में टकराते हैं, दे कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अगर ये आपके सामने ये कंटेनर है, पार्टिकल आपस में टकराएंगे या तो दीवार से टकराकर इस तरीके के जिगजैग मोशन दिखाएंगे। नाउ यहां पर बोला, और इसी वजह से हमारा जो पार्टिकल है वो बार बार डायरेक्शन चेंज करता रहता है। आपने देखा होगा बचपन में, अगर आपने वो 5 रुपए वाली एक बॉल, रबड़ वाली बॉल जो आती है, रबर वाली बॉल, अगर वो आपने एक रूम में मार दी तो वो कैसे टकराती है, इस तरीके से ही टकराती है। सो यहां पर बोला गया दीज कोलिजन चेंज द डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, मतलब पार्टिकल की स्पीड भी चेंज कर सकते हैं कोलिजन की वजह से। नाउ नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस विद डिक्रीजिंग द पार्टिकल साइज। सिंपल सी बात है, जितना छोटा पार्टिकल होगा उतना ज्यादा वेलोसिटी भी पार्टिकल की इंक्रीज होगी। नाउ यहां पर बोला, अगर आपने विस्कोसिटी इंक्रीज करी मीडियम की तो कहीं ना कहीं क्या होगा, सिंपल सी बात, इंक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम डिक्रीज एंड फाइनली स्टॉप्स द ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट कहीं ना कहीं रुक जाएगा, क्योंकि पार्टिकल का तो मोशन खत्म हो गया। जब विस्कोसिटी आपने बढ़ा दी तो दिक्कत होने वाली है। तो यहां पर हमने ब्राउनियन मोशन की बात की, ब्राउनियन मोशन के सारे पॉइंट्स जाने। अब यहां पर देखिए काइनेटिक की बात हुई थी, तो मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था कि हम इसमें मोशन की बात करेंगे। हम इसमें मोशन की बात करेंगे, किसकी मोशन की, पार्टिकल, डिस्पर्स पार्टिकल, कोलॉइडल पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं, वही हम बात कर रहे हैं। यहां पर आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं डिफ्यूजन। अब यहां पर ये डिफ्यूजन क्या होता है हमें इसको समझना है। चलिए, डिफ्यूजन को अगर मैं यहां पर सिंपल सी बात करूं, ये एक हमारा एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसमें क्या होगा, जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करेंगे जब तक हमारा कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म ना हो जाए। मैं फिर से इसको यहां पर क्लियर करूंगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं, वो हायर से लोअर की तरफ को मूव करेंगे। कब तक करेंगे, जब तक हमारा जो कंसंट्रेशन है वो यूनिफॉर्म ना हो जाए। तो आखिरकार डिफ्यूजन की हमें यहां पर जरूरत क्या पड़ी, देखिए यहां पर मेनली हमारा कोलॉइडल पार्टिकल एग्जिबिट करता है डिफ्यूजन, जो कि हमें मदद करता है, वो फर्दर ब्राउनियन मोशन दिखाता है, और इसी की वजह से हम मेनली रेट ऑफ डिफ्यूजन भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन हम किससे पता करेंगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन हम पता करेंगे फिक्स फर्स्ट लॉ से। अब फिक्स फर्स्ट लॉ का मेनली फॉर्मूला क्या है, दैट इज dq बाय dt इज इक्वल टू माइनस ds dc बाय dx होता है। सो यहां पर dq क्या है, dq है हमारा अमाउंट किसका, जो कि मटेरियल डिफ्यूज हो रहा है कितने टाइम में, उस टाइम को हमने बोला dt। सो यहां पर बोला dq मतलब मटेरियल अमाउंट, dt मतलब टाइम, कितना सरफेस, s फॉर सरफेस एरिया अक्रॉस एन एरिया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। देखिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है हमारा dc बाय dx। सो d क्या है, d हमारा डिफ्यूजन कॉफिशिएंट है जिसकी डायमेंशन है एरिया पर यूनिट टाइम। d क्या है हमारा, डिफ्यूजन कॉफिशिएंट। सो द पॉइंट मस्ट बी क्लियर नाउ। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट,
दैट इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर से आप क्या समझ रहे हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा एक मेनली अगर मैं यहां पर बात करूं, ये एक हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी है, ठीक है, जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है जो कि डिस्पर्जन में अवेलेबल होते हैं। सो यहां पर बोला गया ऑस्मोटिक प्रेशर विच इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन डिस्पर्जन, कि कितने पार्टिकल्स हमारे डिस्पर्जन में हैं उस पर ये डिपेंड करता है। सो अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक एसोसिएट कोलॉइड्स के बारे में, तो हमारा जो एक एग्रीगेट होगा, ईच एग्रीगेट वो हमारा एक्ट करेगा वन पार्टिकल की तरह और हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम होगा। मैं यहां पर क्लियर करूंगा एसोसिएशन कोलॉइड, अगर आपको मैंने यहां पर ऑलरेडी मैं बता चुका हूं लायोफोबिक क्या होता है, लायोफिलिक क्या होता है और एसोसिएशन होता क्या है। एसोसिएशन हमारा सर्फेक्टेंट की मदद से बनाया जाता है, माइसिल्स होते हैं। तो यहां पर बोला गया जो हमारा एसोसिएट कोलॉइड है उसका हर एक एग्रीगेट हमारा एक पार्टिकल की तरह एक्ट करेगा और जिनकी वजह से हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा कहां पर यूज होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा मेनली मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। अब मॉलिक्यूलर वेट को आप कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं? देखिए एक फॉर्मूला है दैट इज योर P इज इक्वल टू C बाय MRT। इसकी मदद से हम मॉलिक्यूलर वेट भी पता कर लेंगे, जहां पर हमारा P क्या है? P हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है, C क्या है? हमारा कंसंट्रेशन इन ग्राम सॉल्यूट पर सॉल्वेंट, M is the molecular weight and R is the gas constant and T is the temperature in Kelvin। So यहां पर हम इससे क्या पता कर सकते हैं? मॉलिक्यूलर वेट को पता कर सकते हैं। साथ ही साथ आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा सेडिमेंटेशन। तो आखिरकार सेडिमेंटेशन होता क्या है? अब मैं यहां पर एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं, जब आपने कभी भी अगर हमने सॉफ्ट ड्रिंक पी होगी, तो माजा की बोतल आपने कभी भी पी होगी तो आपने देखा होगा नीचे एक येलो पल्प टाइप का जमा रहता है, तो इसको हमने बोल दिया सेडिमेंट। यस, सेडिमेंट मतलब नीचे जो बैठा हुआ है, जो नीचे चिपका हुआ है, उसको हमने बोला सेडिमेंट। और इस प्रोसेस को होने के लिए इस प्रोसेस को हमने बोल दिया सेडिमेंटेशन। सो अब इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेडिमेंटेशन में यहां पर मैं क्या देखने वाला हूं? देखिए सेडिमेंटेशन में हमारा जो डिस्पर्स पार्टिकल है वो ग्रेविटी के चक्कर में या उसके इन्फ्लुएंस में आकर हमारा सेटल डाउन हो जाता है। बट इन केस ऑफ कोलॉइडल डिस्पर्जन हमारा ब्राउनियन मूवमेंट जैसे कि दिखाता है, तो वहां पर उसकी वजह से सेडिमेंटेशन नहीं हो पाता। मैं फिर से आपको ये चीज क्लियर कर देता हूं। हमारा जो नॉर्मल डिस्पर्जन होता है, नॉर्मल डिस्पर्जन क्या करता है? वो बैठ जाता है, जाकर सेडिमेंट बना देता है। बट इन केस ऑफ कोलॉइडल डिस्पर्जन, क्योंकि कोलॉइडल डिस्पर्जन में मैंने बताया ब्राउनियन मूवमेंट होता है, तो ब्राउनियन मूवमेंट ट्रेवल करता है, तो उसकी वजह से हमारा सेडिमेंटेशन नहीं होता है। सो अब इस सेडिमेंटेशन को करने के लिए हम यहां पर बताते हैं, हमें बहुत ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, जिसकी वजह से हम सेडिमेंटेशन कर सकते हैं। किसका? कोलॉइडल पार्टिकल्स का। तो अब वो फोर्स कौन देगा? वो फोर्स हमारा लगाएगा अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज। अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज की मदद से हम मेनली क्या करेंगे? सेडिमेंटेशन करेंगे कोलॉइडल डिस्पर्जन का। हमारा अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज मदद करता है सेडिमेंटेशन में कोलॉइडल डिस्पर्जन की। यहां पर क्या होगा? अब देखिए सेडिमेंटेशन से हम क्या पता कर रहे हैं? सेडिमेंटेशन से हम मॉलिक्यूलर वेट पता कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर वेट कैसे पता करेंगे? क्योंकि अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज में जो सेडिमेंटेशन होगा वो बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर वेट होगा। जिसका ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा वो सबसे पहले जाके सेटल डाउन होगा। उसकी मदद से हम मेनली मॉलिक्यूलर वेट को पता कर लेंगे। यहां पर लिखा गया है इन एन अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज द पार्टिकल सेटल्स अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट, सो वी कैन डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट। नाउ यहां पर हमने बात की सेडिमेंटेशन की।
आगे बात करते हैं विस्कोसिटी की। अब विस्कोसिटी से आप क्या समझते हैं? देखिए विस्कोसिटी जो है कोलॉइड्स की वो हमारे शेप पर डिपेंड करती है कोलॉइडल मटेरियल के। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये कि उसकी शेप अच्छी होनी चाहिए तभी विस्कोसिटी अच्छी होगी। नाउ विस्कोसिटी हमें मदद करती है मेनली चेंजेस में, किसके? यहां पर बोला गया विस्कोसिटी स्टडीज प्रोवाइड्स अ मींस ऑफ डिटेक्टिंग चेंजेस इन द शेप ऑफ द फ्लेक्सिबल कोलॉइडल पार्टिकल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। सो यहां पर हमने देखा मेनली ऑप्टिकल देखा, काइनेटिक प्रॉपर्टीज में हमने विस्कोसिटी तक देखा, और यहां पर मदद करता है विस्कोसिटी हमें किसमें? मॉलिक्यूलर वेट में कोलॉइडल पार्टिकल्स के, कि उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है। सो स्टूडेंट्स यहां पर हमने कवर किया अपना कौन कौन सा? ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज एंड काइनेटिक प्रॉपर्टी। इन कमिंग थर्ड लेक्चर we are going to discuss about the electrical properties, and I hope you like this video. So stay tuned for more such videos which helpful for your university exam. Don't forget to subscribe Pharmacy India YouTube channel for more such videos. Stay tuned with Pharmacy India. Thank you.